माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। बच्चों आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 एक समतल में गति के भाग 1 में कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। भौतिक राशियां, अदिश एवं सदिश राशियां, सदिशों के प्रकार, सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण, सदिशों का वर्गीकरण, स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश, सदिशों का जोड़ना। बच्चों, अपने अध्याय को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारा जो आज का अध्याय है वो भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी। यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी की 2 शाखाएं होती हैं, स्थितिकी और गतिकी। स्थितिकी में बाह्य बलों के अधीन साम्य अवस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। गतिकी में वस्तु की जो गति होती है, जिसके जो पैरामीटर्स होते हैं और उसके जो कारण होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। गतिकी के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध गतिकी और गतिकी। शुद्ध गतिकी में बिना कारणों को जाने उसके पैरामीटर्स, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। गतिकी में पैरामीटर्स की तो बात करते ही हैं, उसके कारणों का भी अध्ययन किया जाता है। शुद्ध गतिकी में हम 3 तरह की गति का अध्ययन करते हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति बच्चों आप अध्याय 3 में समझ चुके हैं, आपने उसको समझ लिया है। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति जो आज का हमारा अध्याय है, एक समतल में गति द्विविमीय गति के अंतर्गत आता है। बच्चों, गति को समझने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, निर्देश तंत्र और प्रेक्षक। प्रेक्षक के मतलब होता है जो देखने वाला, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, ऑब्जर्वर। निर्देश तंत्र समय से संबद्ध निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, जड़त्वीय मतलब ऐसा तत्व जो जड़ हो, जो विराम अवस्था में, ऐसे तंत्र जो विराम अवस्था में होते हैं या अगर वो गति कर रहे होते हैं तो उनका वेग समान होता है, ऐसे तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे तंत्र होते हैं जिनका वेग निरंतर बदलता रहता है, जो त्वरित होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते। निर्देश तंत्र में हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 अक्ष होते हैं। सबसे पहला निर्देश तंत्र जो सबसे अच्छा निर्देश तंत्र होता है वो समकोणीय निर्देशांक निकाय होता है। समकोणीय निर्देशांक निकाय में 3 अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों निकाय आपस में लंबवत होते हैं। ये तीनों आकर जहां मिलते हैं, जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु भी कहते हैं। पी, एक्स, वाई, जेड ये निर्देशांक होते हैं जो वस्तु की मूल बिंदु से स्थिति को बताते हैं, दर्शाते हैं। टाइम के साथ, समय के साथ वस्तु की जो स्थिति बदल रही होती है मूल बिंदु के सापेक्ष, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको नापा जा सकता है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, द्रव्यमान और वेग ऐसी राशियां हैं जिनको भौतिक राशियां कहते हैं, क्योंकि इनको हम नाप सकते हैं। बच्चों, भौतिक राशियों के 4 प्रकार होते हैं, या हम कह सकते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, जैसे अनुपातिक राशि, अदिश राशियां, सदिश राशियां और प्रदिश राशियां। अगर हम बात करें अनुपातिक राशियां, तो अनुपातिक राशियां जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें केवल हमें अनुपात मिलता है, ना तो मात्रक होती है ना दिशा होती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पॉइजन रेशियो। मतलब इसमें एक हमें आंकिक मान मिलेगा, जैसे 2, 3, 4 या 1/2, ये सारी जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, अनुपातिक राशियां होती हैं। नंबर 2, अदिश राशियां। अदिश राशियों को अगर आप नाम से देखेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ प्लस दिश। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ प्लस दिश, मतलब दिशा नहीं। ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होगा बट
दिशा नहीं होती, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। बच्चों, इनको जोड़ने के लिए किसी स्पेशल अलजेब्रा की ज़रूरत नहीं होती, केवल सिंपल अलजेब्रा जो हम आज तक यूज़ करते आए हैं मैथ्स में, उस अलजेब्रा के थ्रू हम इसको जोड़ सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो क्या हैं? दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय आदि इसके उदाहरण हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ये दोनों तो होंगे, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। जो मेन और इम्पॉर्टेंट थर्ड रूल आता है कि ये सदिश के नियम का पालन करती हैं। अगर दो सदिश को जोड़ा जाएगा तो वो सदिश के नियम के द्वारा जोड़े जाते हैं। सदिश राशियों को अगर हमें दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दो सदिश हमारे पास दिए, तो उनका अगर हमें परिमाण निकालना है तो इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम उसका परिमाण निकाल सकते हैं। जो थीटा है वो दो वेक्टर के बीच में, दो सदिश के बीच का कोण होता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, बल, आघूर्ण, ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। प्रदिश राशियां, कुछ राशियां ऐसी होती हैं ना तो वो सदिश होती हैं ना वो अदिश होती हैं। जैसे भौतिकी में कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। अगर उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है इसका मतलब वो सदिश नहीं है, लेकिन उनका जो परिमाण होता है वो भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होता है, तो इसका मतलब वो क्या है? अदिश भी नहीं है। ऐसी राशियों को जो ना सदिश होती हैं ना अदिश होती हैं उसको टेंसर या प्रदिश राशियां कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण है जड़त्व, आघूर्ण, प्रतिबल आदि इसके उदाहरण हैं। बच्चों, कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन वो फिर भी दिशा होने के बावजूद भी वो कैसी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं, क्योंकि वो सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। जो उनको जोड़ा जाता है वो सदिश के नियम के द्वारा नहीं जोड़ा जाता, उनको सिंपल बीजगणितीय नियम के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे धारा, धारा में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन वो कैसी राशि है? अदिश राशि। आगे बात करते हैं, अगर इसकी हम पूर्ण परिभाषा देना चाहें, सदिश के हम बता चुके हैं कि उसमें मात्रक होगा, दिशा होगी, या हम कह सकते हैं परिमाण होता है, दिशा होती है और सदिश के नियम का पालन करती है। बच्चों, सदिश को निरूपण कैसे करेंगे, कैसे निर्देशित करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे? अगर जो इसको एक एरो से, एक रेखाखंड होता है, एक रेखाखंड में अगर हम कोई एरो लगा दें तो वो क्या होता है? वो रेखाखंड हमें क्या बताता है? सदिश राशि है। जैसे कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड के आगे हमने क्या लगा दिया? एक एरो लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया, तो ये क्या दिखाएगा? ये एक वेक्टर या एक सदिश को दिखाता है। जो इसकी लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड बताती है, परिमाण को बताती है। ये इसकी टेल होती है, ये इसका हेड होता है। मतलब यहां से चल के वो ऐसे, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगर हम यहां देखें कोई वेक्टर है, वेक्टर कहां से अगर आप कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? ए पॉइंट से, ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये इतना इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन क्या है? बी की डायरेक्शन है, बी की तरफ। इसको पढ़ते कैसे हैं? ए बी वेक्टर। ए बी के ऊपर अगर हमने वेक्टर लगा दिया, एक एरो लगा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के अगर ए बी के ऊपर वेक्टर एरो का निशान नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड का, परिमाण। बच्चों, वेक्टर को बोल्ड लेटर से भी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, या कभी कभी इटैलिक की फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। सदिश के दो प्रकार होते हैं। ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश मतलब वो होते हैं जो एक बिंदु की तरफ, एक निश्चित बिंदु की तरफ कार्य करते हैं। जैसे, या एक रेखीय, इसको रेखीय भी बोलते हैं। ये रेखीय सदिश होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो कार्य हो रहा है वो एक निश्चित बिंदु की तरफ हो रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो विस्थापन, संवेग, बल आदि। अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश मतलब वो सदिश जो एक अक्ष के तरफ कार्य करते हैं। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे का एक अक्ष होता है, तो वो दरवाजा उस अक्ष के चारों तरफ गति करता है, घूर्णन करता है। जैसे आप पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं? वे सदिश जो घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं अक्षीय सदिश कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण हैं कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, आघूर्ण आदि। बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला देखा था R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अंडर रूट भूल गई, कोई बात नहीं, यही से तो काट लेना ना इसको।
बच्चों अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि दो सदिशों को जब जोड़ते हैं तो एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसके लिए कुछ तथ्य होते हैं जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें दिया गया है। ये जो दो वेक्टर है इसमें क्या होता है, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली, जैसे अगर इसको उठा के हम ऐसे मूव करें, पैरेलली मूव करें, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दिशा सेम रहने वाली है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो सेम रहेगा। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, समान वेक्टर। अब बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर को हमने हेड टू हेड या टेल टू टेल मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो इसके बीच में कोण बनता है, जिसको हम वहाँ थीटा से देख रहे थे। तो वो जो कोण बनेगा, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हमेशा कोण को जो बनेगा, हम छोटा कोण लेंगे, बड़े कोण को हमेशा हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। कैसे देख लेते हैं। सपोज को हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ आप देखेंगे ना तो हेड टू हेड मिला है, ना टेल टू टेल मिला है, तो यहाँ पर तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। तो हम क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम आगे बात करें, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसके बीच में एंगल बनाए थीटा इक्वल टू 60। जो अंदर वाला एंगल है वो 60 है, जो बाहर एक एंगल बनेगा, दो एंगल मिलेंगे हमेशा जब भी दो वेक्टर बने जुड़ेंगे, हेड टू हेड या टेल टू टेल, तो हमें दो एंगल मिलेंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा। तो हम कौन सा लेंगे, हमेशा छोटे वाला एंगल कंसीडर करेंगे, बड़े वाले एंगल को हम छोड़ देंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 60। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, अंदर वाला एंगल 90 है जो कि छोटा है। अगर आप बाहर के एंगल को, यहाँ के एंगल को आप देखेंगे तो ये बड़ा एंगल होगा, इसको आप छोड़ देंगे। हम कौन सा कंसीडर करेंगे, छोटे वाला एंगल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हम कंसीडर करेंगे। अगर हम यहाँ बात करें तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, एंटी पैरेलल, ठीक है, विपरीत हैं। दोनों के बीच में आप यहाँ देखेंगे दो एंगल बनेंगे, बट दोनों एंगल कैसे होंगे, समान। यहाँ पर भी 180 है और यहाँ पर भी क्या है, 180। तो आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं क्योंकि दोनों कैसे हैं, समान हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं, दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमें क्या, दो एंगल मिलेंगे, एक एंगल ये मिल रहा है और एक एंगल ये मिल रहा है। तो हम इस एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा एंगल है। हम कौन सा एंगल लेंगे, हम ये वाला एंगल लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल हमें कौन सा लेना है, छोटा एंगल लेना है, बड़े एंगल को हमें छोड़ देना है। तो सदिशों के बीच में जब भी कोण बनेगा, 0 बनेगा या 0 से बड़ा बनेगा, 0 बनेगा या 0 से बड़ा बनेगा, या 180 से छोटा बनेगा या 180 के बराबर बनेगा। बच्चों, सदिशों का वर्गीकरण। नंबर 1, समान वेक्टर। वे वेक्टर हैं जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों बराबर होती हैं, दोनों समान होती हैं, उनको समान वेक्टर कहते हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों वेक्टर कैसे हैं, इनकी मैग्नीट्यूड भी समान है और दिशा भी समान है। तो लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। असमान सदिश, वे सदिश जिनके परिमाण समान होने पर दिशा अलग होती है या दिशा समान होने पर परिमाण अलग होते हैं, ऐसे वेक्टर को असमान सदिश कहते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड परिमाण अलग अलग हैं लेकिन दिशा कैसी है, समान। तो ये कैसे वेक्टर होंगे, कैसे पढ़ेंगे इनको, ये समान वेक्टर है, पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। यहां देखते हैं मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन दिशा कैसी है, अलग अलग है। विपरीत वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों के परिमाण समान है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ये जो माइनस का निशान आता है यह विपरीत, दिशा अपोजिट होने की वजह से, दिशा विपरीत होने की वजह से आता है। एकांक वेक्टर, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए मात्रक नहीं होता और विमा भी नहीं होती, तो हम क्या बोलते हैं, मात्रकहीन होते हैं और विमाहीन होते हैं। बच्चों, इसमें केवल दिशा होती है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर को, तो वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए कैप से प्रदर्शित करते हैं या ए हेड से प्रदर्शित करते हैं। सपोज करो वेक्टर ए हमें दिया गया है, वेक्टर ए है, इसके लिए हम क्या यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ए कैप
ये कैप लगा है तो क्या शो करता है कि ये यूनिट वेक्टर है। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मॉडुलस ऑफ ए। मतलब मॉडुलस से मतलब क्या है कि हमें मॉडुलस का मतलब होता है कि कोई हमें वेक्टर अगर दिया गया है तो उसका जो आंकिक मान होता है उससे हमें मॉडुलस से मतलब होता है। मतलब अगर कोई बल है, वो 10 न्यूटन का बल पूर्व की दिशा में लग रहा है, तो मॉडुलस क्या करेगा कि केवल उसको 10 से मतलब है, किस दिशा में है कि उससे कोई मतलब नहीं है। या अगर इसके आगे माइनस भी लगा होता तब भी मॉडुलस क्या करता है, माइनस को भी नेग्लेक्ट कर देता है। हमें केवल किससे मतलब होता है, 10 से। बच्चों, यूनिट वेक्टर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है या एक विशेषता होती है, अगर इसको किसी अदिश राशि से मल्टीप्लाई कर दें तो यह उसको सदिश राशि बना देता है। क्यों? क्योंकि अदिश राशियां अभी हम पढ़ के आए हैं, उसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, और इसमें केवल दिशा होती है। तो दिशा और परिमाण जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, सदिश राशि। नेक्स्ट है बच्चों जो हमारा है शून्य वेक्टर, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका शून्य से मतलब क्या, जीरो वेक्टर, मतलब हमें कुछ भी परिमाण ना मिले, तो ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा। ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे नल वेक्टर। या हम कह सकते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, मतलब कि उसका जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ वो खत्म हो रहा है दोनों संपाती हों, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट संपाती होते हैं, ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं। सपोज करो हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, बट दिशा कैसी है, अपोजिट है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, क्योंकि दिशा अपोजिट है इसलिए माइनस आया, बट मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसको नल वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या करें, हम दोनों तरफ माइनस बी से को ऐड कर देते हैं। जैसे ही माइनस बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, ये नल वेक्टर। इसको आप जीरो नहीं पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे, नल वेक्टर पढ़ते हैं। समतलीय वेक्टर, समतलीय वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, समतलीय मतलब समान तल, ऐसे वेक्टर जो समान तल में खींचे जाते हैं। जैसे ही हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ये टीवी की स्क्रीन में खींचे हुए हैं, अगर आप कॉपी पर बनाएंगे तो वो कॉपी का तल होता है, तो एक ही तल में खींचे गए वेक्टर को समतलीय वेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास 3 वेक्टर ये दिए गए हैं। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका जो इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, वो एक जगह होता है, समान होता है सारे वेक्टर का, तो उसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। समकोणिक एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश नाम से ही समझ सकते हैं। समकोणिक, समकोण होना चाहिए और कैसे होने चाहिए, एकांक होने चाहिए। यूनिट, ऐसे यूनिट वेक्टर जो समकोण पर होते हैं, मतलब अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, एक्स, हमने 3 डायरेक्शन ली हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये तीनों कैसे होंगे, एक इस तीनों के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होता है। इसको अगर हमें दिशा दिखानी है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, तो हम इसको किससे दिखाते हैं, आई कैप, वाई को जे कैप और जेड की जगह दिखाते हैं तो के कैप। ये कैसे वेक्टर होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यदि 2 या 2 से अधिक एकांक वेक्टर जो एक दूसरे से लंबवत होते हैं, एकांक वेक्टर हो, 2 या 2 से अधिक हो और वो कैसे हो, लंबवत हो, तो उन्हें समकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, वह वेक्टर जो किसी वस्तु की मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह हमारे पास निर्देश तंत्र है, निर्देशांक, यहाँ पर एक्स वाई जेड हमारे पास निर्देशांक दिए हुए हैं। तो यह बताता है, ये वेक्टर, ये जो आर है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, कि उसकी पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, वो किस पोजीशन पर है, किस स्थिति पर है, वो किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को जो प्रदर्शित करता है उसको स्थिति सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश अभी हमने स्थिति सदिश पढ़ा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट पहले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो क्या होता है, यहां आप देखेंगे, सपोज करो पहले एक पॉइंट यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से वो, और एक पॉइंट यहां पर है, पहले जो वो गया यहां से वो ए से बी की तरफ गया, तो कैसे गया, ए से बी, उसको टाइम लगा, ए से बी जाने में उसको टाइम लगेगा। हमने कहा डेल्टा टाइम में
वो कितना चला, कितनी जो चला, जिस डायरेक्शन में चला, हमें दो चीज मिलेंगी, डायरेक्शन भी मिलेगा और परिमाण भी मिलता है। जो हमारा विस्थापन सदिश होता है वो यह बताता है कि मूल बिंदु से कोई वस्तु कितना और किस दिशा में विस्थापित होती है। जैसे हम यहां देखते हैं, ये ए पॉइंट और यहां बी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2। अगर हम यहां इनका गैप देखें कितना चला, एक्स एक्सिस में कितना, डेल्टा एक्स, अगर हम वाई एक्सिस में देखें, वाई एक्सिस में देखेंगे तो ये आ जाता है डेल्टा वाई। ये जो चेंज आया वो क्या आया, डेल्टा वाई, टाइम के साथ जो चेंज आता है पोजीशन में। अगर हम इसको निकालना चाहेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ए बी, हमें क्या करना है, पोजीशन देखनी है, कैसे चल रहा है ऑब्जेक्ट, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए बी क्या करेंगे, तो उसको अगर हमें पोजीशन चेंज आना, चेंज मतलब ओ से ए और ओ से बी, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, b माइनस ए करते हैं, जो बाद में होता है उसको पहले लिखा जाता है और जो पहले लिखा जाता है उसको बाद में, ओ बी माइनस ओ ए, जो उसकी पोजीशन हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, ओ बी माइनस ओ ए। ए बी को डेल्टा आर से शो किया है, वो वैल्यू यहां रख देंगे, ओ बी को r2 से, वेक्टर r2 से, और ओ ए को वेक्टर r1 से। वेक्टर r1 को हम क्या बताते हैं, वेक्टर r1, अगर हम इसके निर्देशांक निकालना चाहें, एक्स एक्सिस में हमने कहा ये 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन में है। अगर 2 डायमेंशन में है तो क्या होगा, केवल 2 निर्देशांक होंगे। हमने कहा एक्स वाई प्लेन में है तो केवल एक्स और वाई होगा। अगर हमने कहा ये 3 डायमेंशन में है तो एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट आते हैं। यहां पर x1 और y1 लिया गया है, इसका मतलब जो इसके निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, x1 और y1। यहां देखिए, यहां x1 और इसकी वजह से क्या आया, y1। तो r1 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं कि x की डायरेक्शन में कितना चला, x1 i कैप दिशा दिखा रहा है, कितना चला x1, और y की दिशा में अगर देखेंगे तो y1 j कैप, वो ये दिशा को दिखाता है। r2 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को जो चेंज देखेंगे तो माइनस करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो समान होते हैं, वेक्टर को जब भी जोड़ा जाता है तो उनको समान, उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, समान, मात्रक कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ आई और आई दिशा समान है और ये कैसे है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो लाएंगे तो आई कैप कॉमन आ जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 j कैप। नीचे आते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y। तो ये क्या है, इस प्रकार सदिश डेल्टा r के x और y के दिशाओं में क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। इसको अगर हम इसे, अभी तो हमें ये वेक्टर फॉर्म में मिला है, हम क्या चाहते हैं, इसका परिमाण निकालना चाहते हैं कि कितना विस्थापित हुआ, कितना विस्थापित हुआ और किस दिशा में विस्थापित हुआ, दोनों चीज हमें पता चलती हैं। कितना विस्थापित हुआ तो हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, वैल्यू रखेंगे। सदिशों का जोड़ना, दो या दो से अधिक सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी प्रकृति समान होती है, उनका मात्रक समान होता है और वो एक ही प्लेन में होते हैं। जो सदिशों का जोड़ है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। नंबर 1, कैसे, क्रम विनिमय नियम मतलब कम्यूटेटिव लॉ, कैसे, a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए। जैसे हमारे पास अगर 2 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, इसको हमें जोड़ना है। अगर हमने जोड़ा, वेक्टर a में वेक्टर b जोड़ा तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें क्या मिलता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अगर हम बात करें कि वेक्टर b में इस बार हमें वेक्टर a जोड़ना है, वेक्टर b में हमने वेक्टर a को जोड़ा तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर b प्लस वेक्टर a। दोनों जो रिजल्टेंट होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो ऐसा नियम को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम सेकेंड नियम की बात करें, जो योग होता है, सदिश योग होता है, वो सहचर्य नियम का पालन करता है। इसमें क्या होता है, अगर हमने 3 वेक्टर लिए, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, इसको जब जोड़ते हैं तो अगर हमने कैसे जोड़े, हमने पहले क्या जोड़ा, वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ा, तो इसका जो परिमाण आया वो परिमाण क्या आया, a प्लस बी, और इसके परिमाण को हमने किस में जोड़ दिया, वेक्टर c में जोड़ दिया। तो अब जो हमें परिमाण मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये टोटल हमें ये मिल जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि इस बार हम क्या करें, वेक्टर b और वेक्टर c को जोड़ें, हमने क्या किया, वेक्टर b और वेक्टर c को जोड़ा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा,
इन दो ये वेक्टर बी को जोड़ेंगे और वेक्टर सी को, तो इसका रिजल्टेंट मिला ये, तो क्या है बी प्लस सी। बी प्लस सी में हमने क्या किया, वेक्टर ए को जोड़ा, बी प्लस सी में हमने क्या किया, वेक्टर ए को जोड़ा, वेक्टर ए को जोड़ा, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, दोनों में रिजल्टेंट हमें सेम मिला, इसका रिजल्टेंट और ये देखो, अगर आप इसको देखते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। इसका मतलब ये क्या है कि जो सदिशों का योग है वो सहचर्य नियम का पालन करता है। बच्चों, सदिशों को जोड़ने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, त्रिभुज विधि, बहुभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। त्रिभुज विधि का प्रयोग 2 सदिशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर हमारे पास 2 सदिश हैं तो क्या होगा, किसी कण पर 2 सदिशों को, किसी भी क्षण 2 सदिशों के परिमाण और दिशा को किसी त्रिभुज के 2 क्रमागत भुजाओं, जैसे कि 2 क्रमागत भुजाओं का जो योग होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के परिमाण के बराबर होगा, बट इसकी दिशा जो होगी वो विपरीत होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले दिए गए वेक्टर को, हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दिए गए वेक्टर ए को खींचते हैं, जो उसकी दिशा है उसी परिमाण के साथ और उसी दिशा के साथ वेक्टर ए को खींचते हैं। वेक्टर ए के शीर्ष से दिए गए वेक्टर दी गई दिशा में वेक्टर बी को खींचते हैं। तीसरी भुजा के लिए वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के शीर्ष तक एक सदिश खींचते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर आर से। ये वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इन दोनों वेक्टर का योग होता है, जिसको क्या कहते हैं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बच्चों, ये त्रिभुज हमें मिल गया। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये जो रिजल्टेंट है इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा बना है। तो हम क्या करते हैं, इस जो वेक्टर है इस वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। कहां तक बढ़ाया, पी एन तक। क्यू से एक लंब डालते हैं, क्यू एन पॉइंट एन बिंदु पर डालते हैं। अब हमें ये क्या मिल जाता है, एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है। समकोण त्रिभुज मिलने से हमें क्या होता है कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए होता है, लंब चाहिए होता है और आधार चाहिए होता है। कर्ण तो हमारे पास है वेक्टर आर, हमारे पास लंब नहीं है और आधार का ये पोर्शन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लंब की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस जो आधार का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, त्रिभुज क्यू पी एन में हम ये एंगल थीटा है तो हम कैसे निकालेंगे, ये लंब चाहिए तो कैसे निकालते हैं, कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन से निकालते हैं। तो क्या मिलता है, बी साइन थीटा। अगर इसको हम निकालें तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों के रिलेशन से बी कॉस थीटा। अब हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है। इसको सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। जब हम पुट करते हैं तो सॉल्यूशन करने के बाद, हल करने के बाद हमें मिलता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है वो होता है। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा डायग्राम था वो डायग्राम हम यहां देख लेते हैं। इसमें जो देखा जाता है, बात करते हैं कि जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में बनेगा, वेक्टर ए और वेक्टर आर जो परिमाण है, जो रिजल्टेंट है उसके बीच के एंगल को देखते हैं। क्या एंगल बना है, फाई। तो हम क्या निकालेंगे, ये पूरा त्रिभुज कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारी पीछे डायग्राम था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम क्या निकाल पाएंगे, इस ट्रायंगल से हम क्या निकाल पाएंगे, tan फाई। दिशा निकालने के लिए हम क्या निकालें, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, b साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हमें इसकी दिशा का पता चल जाता है। जो दो वेक्टर का योग का परिमाण होता है उनके बीच का जो कोण होता है, जो योग हमें जो निर्भर करेगा, जो इन दोनों का योग होगा वो किस पर निर्भर करता है कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है। बच्चों, ये त्रिभुज विधि है। जो बहुभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि को हम भाग 2 में देखेंगे। बच्चों, अभी हमने त्रिभुज विधि देखी थी कि 2 सदिश को जोड़ने से जब जोड़ा था तो हमें एक फॉर्मूला मिला था, क्या, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2 सदिश को बच्चों इस विधि के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। क्या नाम है इसका, संगत घटकों के योग के द्वारा भी हम 2 सदिश को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक समतल में 2 सदिश दिए गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसके जो घटक हैं, क्योंकि हमें इनको घटकों के द्वारा जोड़ना है तो इसके वेक्टर ए के जो घटक हैं ax और ay और वेक्टर बी के जो घटक होंगे bx और by घटक हैं। सपोज मान लीजिए, माना वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। अगर हम इसके घटकों की बात करें तो क्या होगा, x डायरेक्शन में bx घटक हो जाता है और y डायरेक्शन में by घटक हो जाता है। अगर हम अपने इस डायग्राम पर आते हैं,
सबसे पहले वेक्टर ए हम x डायरेक्शन में खींचते हैं, तो केवल जो वेक्टर ए होगा उसका केवल एक ही घटक होगा क्योंकि वो x डायरेक्शन में है, तो इसका जो घटक हुआ क्या हुआ ax। अगर हम वेक्टर b की बात करें तो वेक्टर b हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे bx और by। x डायरेक्शन में bx होगा और y डायरेक्शन में by होगा। अब ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का जो योग होगा जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। बच्चों अगर हम वेक्टर a को घटकों के रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप, और वेक्टर b को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर b इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप। अगर हम इसका रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इनकी वैल्यूज हम रख देंगे, जो x वाले हैं, जो i कंपोनेंट वाले हैं उसको हम एक तरफ ले आएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ax प्लस bx i कैप और ay प्लस by j कैप। बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, rx, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ry। ax हम जानते हैं, ax क्या है, ax की वैल्यू हम क्या, अगर हमें निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ax की, तो हमें क्या होगा, वेक्टर a इक्वल टू ax, क्यों, मतलब a जो वेक्टर है केवल ax डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में नहीं है, तो ax तो a रहेगा और ay इक्वल टू क्या रहेगा, 0। और अगर हम bx की बात करें, b वेक्टर की बात करें, तो bx की वैल्यू निकालें और by की वैल्यू निकालें। bx और by कैसे निकालेंगे बच्चों, आप यहाँ देखेंगे अगर हमें bx की वैल्यू चाहिए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें bx चाहिए तो हमें क्या मिल जाएगा, किस किस में रिलेशन चाहिए, हमें क्या मिल जाएगा, b cos थीटा, हमें क्या मिल जाएगा, b cos थीटा, क्योंकि हमें इस में रिलेशन चाहिए, बेस और हाइपोटेनियस के में रिलेशन आता है, तो वो क्या आता है, bx की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, b cos थीटा। अगर हमें by चाहिए, by की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस बार रिलेशन किस किस में चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, b sin थीटा। बच्चों ये वैल्यूज को, जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। rx इक्वल टू क्या लिखा है, ax प्लस by, ax की वैल्यू a हो जाती है, bx की वैल्यू b cos थीटा। अगर अब ry की वैल्यू देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, ay प्लस by, ay की वैल्यू 0 थी और by की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है, तो यहाँ पुट कर ली। जो हमारा रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट क्या होता है, r इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। यहाँ अगर आप वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यही फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिभुज विधि से भी निकाला था। दो वेक्टर को जब जोड़ा था त्रिभुज विधि से तब भी यही उसका जो रिजल्टेंट था वही आया था, सेम था। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये लंब ओवर आधार आर वाई ओवर आर एक्स अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, इसकी डायरेक्शन मिल जाती है। इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको आप देखेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट भाग 2 में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।